नमस्कार। आर्टिकल 370 हटने के करीब 14 महीने बाद कश्मीर में इररिलेवेंट हो चुके नेता अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार एक बार फिर से खबरों में है। खबरें कि महबूबा मुफ्ती रिहा हुई है और अब्दुल्ला परिवार चीन से आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हेल्प की मांग कर रहे हैं। आगे क्या होगा, क्या यह देशद्रोह का मामला नहीं बनता? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव पांडे जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और बीजेपी के नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से नमस्कार। अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बयान आते रहे हैं, दो बयान बड़े खास तौर पर यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। एक दवायर को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अपने आप को चीनी कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे, वो इंडियन नहीं कहलाना चाहते। यहां तक ठीक था, एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया। लेकिन अब वो खुलेआम मीडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि वो उन्हें उम्मीद है कि चीन की मदद से आर्टिकल 370 रिस्टोर हो पाएगा। ऐसे समय में जबकि एलएसी पर भारत के जवान शहीद हो रहे हैं, गलवान जैसा हादसा, गलवान हमला जैसे घटना हुई है और लगातार रस्साकसी बनी हुई है, ऐसे माहौल में क्या ये बयान देशद्रोह का मामला नहीं है? लीगल एस्पेक्ट में सबसे पहले जानना चाहूंगा। देखिए हरदीप जी, आईपीसी में चैप्टर 6 है जो 121 से 130 तक वेजिंग वार अगेंस्ट नेशन और जो स्टेट के खिलाफ जो है उसके लिए आईपीसी में सेक्शंस हैं। और उनका जो ये बयान है वो मेरे हिसाब से देशद्रोह के दायरे में आता है, 125 में भी आता है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं उस बात का कुछ मतलब है। आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से आज एलएसी पर भारत ने जिस प्रकार से मजबूती के साथ वहां हमारे जवान, देश का हर एक व्यक्ति, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे सीडीएस, हमारे आर्मी के जवान, एक एक व्यक्ति इस देश का कि हम अपनी सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं होने देंगे और भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना आज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो सलामी स्लाइसिंग थी उसको रोकने का काम हुआ, डोकलाम में हुआ, उसके बाद डोकलाम के बाद ये उससे बड़ी घटना हुई। और आज जो इस परिस्थिति है, पूरी दुनिया देख रही है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन ने हिटलर के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया, उसी प्रकार से भारत ने ये तय किया है कि कोई भी आक्रांता हमारी धरती पर आ करके अब हमको आंख नहीं दिखा सकता। ना हम किसी को आंख दिखाएंगे, ना हमें कोई आंख दिखाएगा। और कोई आंख दिखाएगा तो हम आंख मिला करके बात करेंगे और उसके लिए जो भी करना है वो करेंगे। चाइना की जो ब्लफ था उसको जिस प्रकार से आज के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ब्लफ को एक्सपोज कर दिया, तो आपने देखा होगा। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि फारूक अब्दुल्ला के बयान से इसका कनेक्ट है और उसका लीगल इंटरप्रिटेशन है कि चाइना को लगा सीधी बात तो हम कर नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि डिफेंडर हमारे जवान, आपने देखा कि 29-30 अगस्त की रात को क्या हुआ, किस प्रकार से जो हाइट्स थे उसको हमारे लोगों ने, जो हमारे ही हाइट्स थे उस पर हम जाके बैठ गए। और आज के डेट में चाइना को ये लगने लगा है धीरे धीरे, अब सर्दियां आ गई, 1 महीने अगर कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने कुछ भी नहीं होगा। तो चाइना ने दबाव बनाने के लिए उपयोग करना शुरू किया पाकिस्तान का, जो उसका पिट्ठू है, जो अब मैं उसको क्लाइंट स्टेट बोलता हूँ। कोई पाकिस्तान सोवरेन कंट्री नहीं है चाइना के सामने में, जैसा हम और अमेरिका है, ना कोई दोनों डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो चाइना ने पाकिस्तान का उपयोग किया और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपके चैनल पे भी आया और पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया कि किस प्रकार से चाइनीज जो एयरफोर्स है, अपने यहां से तो उड़ नहीं सकते हैं, बड़ी ऊंचाई पे उनका एयरबेस है, तो वो स्कर्दू बेस की बात चल रही है कि वहां पे चाइनीज जहाज देखे गए हैं। तो देखे तो देख लें, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बाद जिस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तानी आर्मी को यूज करना शुरू किया कि बॉर्डर पे टेंशन को बढ़ाना शुरू किया, जो हमारा एलओसी है उस पर, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का यह बयान देना। देखिए सब दिन से आरोप लगता रहा है कि वहां के बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें आईएसआई का इन्फिल्ट्रेशन है। मुझे जो ये बयान है, इस सारी परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि ये बयान भारत के विरोध में जो उन्होंने दिया, कि पहले उन्होंने वायर नाम की एक पत्रिका है, बड़ा ही मतलब भयानक पत्रिका है, उसको उन्होंने बयान दे में कहा कि चीनी कहलाना पसंद करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि उग्र के जो मुसलमान है, जो जिनको डिटेंशन सेंटर में 20 लाख लोगों को रखा हुआ है, जिसको सुबह सुबह पोर्क खिलाया जाता है,
किसी को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। भारत तो एक डेमोक्रेसी है, हम सब धर्म सर्वधर्म समभाव में बिलीव करते हैं। तो उनको वो याद नहीं आया, न पाकिस्तानियों को आता है, न फारूक अब्दुल्ला जैसे कश्मीर के जो नेता है उनको याद आया। वो कहते हैं चीनी कहलाना पसंद करेंगे। चलिए वो तो ठीक है, वो चीनी कहलाना पसंद, वो अपने आप को उज्बेकी भी कह ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको जो कहना है कहिए। लेकिन इस बार का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट होता है, अगर वो अमेंडमेंट जायज है कि नाजायज है, उसको देखने के लिए हमारे संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया, उनका गिफ्ट है। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने फ्रेमर्स थे, उन्होंने जो संविधान दिया उसमें लिखा है कि अगर संविधान का कोई हिस्सा गलत है तो आप उसको आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाकर के चैलेंज करिए या आप हाई कोर्ट जाइए। बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग है, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान ये बयान देना मेरे हिसाब से ये ट्रीजन है। ये एक हिसाब से लोगों को भड़काना है कि जो लोग हमारे 2.5 फ्रंट की बात, हमारे जो जनरल रावत थे जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उन्होंने 2.5 फ्रंट की बात की थी, अभी वो सीरियस है। तो ये जो हाफ फ्रंट है, 2 फ्रंट तो आज सब लोग कह रहे हैं 2 फ्रंट वॉर, इंडिया इज बीइंग रेडी। हमारे जो एयरफोर्स के चीफ थे उन्होंने भी कहा कि हम 2 फ्रंट लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये जो 2.5 फ्रंट बिपिन रावत जी ने कहा था, ये हाफ फ्रंट को तैयार करने की साजिश है। और ये इस हिसाब से अगर जैसे मैं इसको देखता हूं तो ये ट्रीजन में आता है और सरकार इसको देखेगी। जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो जरूर देख रही होगी इस बयान को। बहुत सारे लोग हैं वो कोर्ट भी जा सकते हैं। और मैं मानता हूं कि आईपीसी में जो चैप्टर 6 में 121 टू 130 है उसके बीच में फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान है। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो फारूक अब्दुल्ला और दोनों ही उमर अब्दुल्ला, ये तो दोनों ही कई महीनों से रिहा है। महबूबा मुफ्ती तो अभी हुई है, लेकिन उसके बाद ना तो जब ये रिहा हुए कोई ने रिसीव करने गया, ना ही उसके बाद कोई लोग सड़क पे उतरे, ना ही संसद में बोले तब कोई बयान हुआ। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती, खासतौर पर कश्मीर में। तो कहीं ये हताशा में दिया हुआ बयान तो नहीं है कि अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश है? ऐसे में अगर ये बयान देते हैं तो उसको कोई फायदा हो सकता है, इनको होगा? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की में जो कश्मीर की राजनीति है उसको देखता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक कहानी बताता हूँ। अफजल गुरु की फांसी तय हो गई थी और मैं दिल्ली में एक बहुत ही जो लोग हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल और सेकुलर, सीडो सेकुलर लोगों के बीच बैठा था। उसमें एक बड़े व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो थिएटर में बड़े नाम हैं और वो कश्मीरी भी है, कश्मीरी हिंदू है। उन्होंने कहा कि अगर अफजल गुरु को फांसी हो गई तो कश्मीर हमारे हाथ से चला जाएगा। पहले हमने कहा कि देखो, कश्मीर हमारे हाथ या आपके हाथ में नहीं है, वो देश के हाथ में है, वो देश में है। कश्मीर देश है, ऐसा मैंने उनको कहा। उन्होंने कहा कि देश से ये हिस्सा निकल जाएगा। फिर मैंने उनको तब कहा था कि देखिए, अभी हो जाएगी फांसी, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से उसको सारी जो प्रक्रियाएं वो हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, उनका जो राष्ट्रपति जी के यहाँ भी उनका जो रिजेक्ट हो गया है, तो फांसी तो होगी, क्योंकि भारत के संविधान में उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया, हमारे लोगों को मारा, और उन्होंने तो देश के विरुद्ध सबसे बड़ा काम किया। तब मैंने उनको कहा था कि ये जो नेता आप देख रहे हैं ना कश्मीर वैली में, जनता अगर इनकी असलियत को जान ले तो ये घूम नहीं सकते हैं कश्मीर की गलियों में। और अफजल गुरु को फांसी हुई और कोई पत्ता भी नहीं खड़का, ये आपको पता है, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अब क्या है कि ये जो वहां के नेता है ना, उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स की कि वो ब्लफ करते थे, जैसे चाइनीज ब्लफ बॉर्डर पे करते थे, तो ये दिल्ली में ब्लफ करते थे बैठ करके कि अरे आपके रहनुमा तो हम हैं। जनता के और गवर्नमेंट के बीच में ये अपनी, मैं वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये दलाली प्रक्रिया थी। और तब आपने देखा है कि इवन जो एक्स रॉ चीफ है उन्होंने कैसे कहा है कि किस प्रकार से पैसों का दुरुपयोग होता था। ये वही नेता है, चाहे वो हुर्रियत के हो या मेन स्ट्रीम के लीडर, ये सेंटर से भी पैसा खाते थे, फॉरेन से भी पैसा खाते थे। अब क्या हुआ है कि जो ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 कैपिटल हटने के बाद इनकी जो खाने की प्रक्रिया थी ना, उस पर रोक लग गई है, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने जो फ्रॉड कर रहे थे कश्मीरी अवाम के साथ, वो लोगों के आंखों के सामने आ गया। ये कश्मीर में जाकर के अलग भाषा का इस्तेमाल करते थे, दिल्ली में अलग। वो टनल है ना, वो टनल के इस पार आते ही ये इंडिया की बात करते थे, भारत की बात करते थे।
टनल के जब ही उस पार गए कश्मीर में तो कुछ और ही बात करते थे। मैं जानना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं गए ट्रेनिंग लेने? मुफ्ती मोहम्मद के परिवार से किसी ने बंदूक क्यों नहीं उठाई? बंदूक कौन उठाते हैं? आम जनता। कश्मीरी अवामों को इन्होंने भड़काया, बरगलाया और इन्होंने उन लोगों को हथियार उठाने के लिए और पत्थर फेंकने के लिए प्रेरित किया जो गरीब हैं, जिनको इन्होंने ही, इनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, इनके बच्चे फिल्म मेकिंग करते हैं। आपको शायद पता होगा कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का जो अपना भाई है वो एक नामी सिनेमेटोग्राफर है। तो सिनेमा तो हराम है इस्लाम में और इस्लाम की बात करते हैं। तो इनका जो दोगलापन है ये वहां की जनता देखती है और इसीलिए जनता ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। इनको पता था कि ये इनके नाम पर खाते हैं। तो जो आज जो आपने कहा ना कि ये लोग एक्चुअली इरेलेवेंट हो गए हैं। आज जिस प्रकार से भारत की सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से, आप एक बात बताइए, हर गली में पत्थरबाज मारे जाते थे, आज उसकी संख्या में मेरे हिसाब से 80% गिरावट है। पिछले 3 महीने का जो मैं देख रहा था, वहां पर जो लोग जो टेररिस्ट में ज्वाइन करते थे उसमें गिरावट है। खून खराब है। तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो सेफ इन्वायरमेंट में रहे? इन लोगों ने बड़ी कोशिश की। और दूसरी जो बात थी ना कि इनका जो फॉरेन फंडिंग था हवाला के जरिए, ये इस सब पर इनका टैप बंद कर दिया भारत की सरकार ने। जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने काफी अच्छा काम करते हुए, हमारी बॉर्डर फेंसिंग अच्छी हो गई है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जो हवाला ऑपरेटिव्स थे वो दिल्ली से लेकर के और कश्मीर वैली तक उनको बंद कर दिया गया है। तो अब ये तड़फड़ा रहे हैं और इनको लगता है मैं क्या बोल दूं कि कश्मीर की सारी अवाम मेरे साथ आ जाए। अब कश्मीर की अवाम को ये तय करना है कि जो डेवलपमेंट के साथ चलना चाहते हैं या आतंकवाद के साथ जाना चाहते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, कश्मीर कहते वक्त हमको ये मानना चाहिए कि कश्मीर के बहुत सारे हिस्से हैं। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर है अलग, वहां पर बहुत सारे गुजर हैं, बकरवाल है, शिया है, सुन्नी है। ये जो आतंकवाद का जो सारा एजेंडा था ना, ये सुन्नी जो ग्रुप्स हैं और जो अमीर एलिट ग्रुप्स हैं उन्होंने बनाया। सारे नेता वही है, हुर्रियत के नेता भी वही है, पीडीपी के भी नेता वही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी वही नेता है जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करता था। तो क्या है ना कि इनके अंदर की जमीन खिसक गई है। पूरे देश को आज जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ना है। हम सबको कश्मीर वैली में हमारी जो जनता है, सबका साथ सबका विश्वास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके साथ, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो तुष्टीकरण की नीति थी, ये जो बंदूक लहराने वाले लोगों को बंदूक से ही जवाब देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने जो आपके पिछले जो सवाल में मैं एक और चीज ऐड करूंगा, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एनएसए ने एक बयान दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में वार्ता होनी चाहिए और उसमें कश्मीरी भी एक प्रकार से, कश्मीरी भी उनमें उनको रखना चाहिए। अरे भैया, हमारे कश्मीरी हमारे भाई है, उनसे बात करने में हम तीसरे के को पक्ष क्यों बनाएंगे? हम लोग डेली बात करते हैं, हमारे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है। आज आप देख लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट, जो सरकार का खर्च है वो भारत के किसी भी हिस्से से कश्मीर वैली में ज्यादा है। जिस प्रकार से आपने देखा कि रक्षा मंत्री जी ने जो परसों जो ब्रिज का जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया, उसमें कितने ब्रिज कश्मीर वैली में थे, कितने लद्दाख में थे, टोटल जम्मू एंड कश्मीर को आप देख लीजिए। तो क्या है ना कि वो बयान मुझे वो एनएसए से भी कनेक्टेड दिख रहा है। तो क्या है ना कि चाहे वो अब कुछ भी कर ले, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। जनता उनके चेहरे के ऊपर जो नकाब लगा करके जो घूमते थे वो नकाब उतर गई है। कोई जनता को समझ में आ गई है कि आर्टिकल 370 उनके हित में था। वहां के गुजर, वहां के जो ट्राइबल हैं उन पर अत्याचार हो रहा था, वहां के माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा था, वहां के जो हिंदू में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, उन पर अत्याचार होता है। पूरे देश में ओबीसी रिजर्वेशन हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन था लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पूरे देश में लागू है, जिससे करप्शन के खिलाफ बात चल रही है, बोला। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये जो बीच के लोग थे ये हमारा दुरुपयोग कर रहे थे और इनके निकलने पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आपको मैं एक बात और बता देता हूं जो मेरी समझ है, जिस दिन इलेक्शन होगा, आम आवाम जो है कश्मीर वैली की, जम्मू की तो कोई बात ही नहीं है, वो बढ़ चढ़ करके पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेगी और वहां एक मजबूत सरकार बनेगी और लोग काम करेंगे और डेवलपमेंट होगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि चाहे हताशा में दे या अपने आप को रिलेवेंट, अब वो इरिलेवेंट हो चुके हैं।
कश्मीरी जो जनता है ना, जनता ने उनको इरिलेवेंट बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। इसमें एक बात जोड़ दूं, करीब 550 करोड़ का दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत मोदी सरकार ने एक अतिरिक्त पैकेज की घोषणा आज ही की है। जी। अभी एक और नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती रिहा हुई हैं 14 महीने बाद। फिर से उम्मीद जगी है दोनों अब्दुल्ला परिवार को कि कुछ शायद अब कुछ हलचल होगी, और इस हलचल को करने के लिए वो महबूबा मुफ्ती से अगले ही दिन मिलने भी पहुंचे हैं। गुप्ता डिक्लेरेशन नाम का एक नया तुर्रा छोड़ा जा रहा है, और उस डिक्लेरेशन की लागू होने के लिए उसी के तहत राजनीति आगे करने की बात की जा रही है। क्या दोनों मिलकर कुछ हलचल कर सकते हैं? दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं, अकेले तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, देखिए, देश में हर एक व्यक्ति को पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने का अधिकार है। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वो हिस्सा ले सकते हैं और जनता के बीच में वो जाए, अपनी बात करें और करें। लेकिन अब वहां पर जिस प्रकार की परिस्थिति पहले थी कि स्ट्रीट पर जो जिहादियों का जो महिमा मंडन होता था, वो पॉसिबल नहीं है। पिछली जो जितनी सारे आप देख रहे हैं कि हुर्रियत के नेताओं का रिएक्शन क्या है। आपने देखा कि हुर्रियत के नेता, उनको कहना गलत था, एक्चुअली वो ओवरग्राउंड वर्कर थे, वो टेररिस्ट के सिंपैथाइजर ही नहीं थे, वो टेररिस्ट के लिए काम करते थे। और आपने देखा है कि बिट्टा कराटे जैसे लोगों पर चार्जशीट नहीं हुई, और आज वो हवाला में पिछले मेरे हिसाब से 3 साल से तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। ये जो सरकार है ना, वो उसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है, आप कानून के दायरे में रह करके जो भी प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसका पार्ट बनिए। अगर जनता आपके साथ है तो आप साथ में रहिए। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग थी वो बंद हो गई। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, इसका जो डायमेंशन है ना, इनकी जो राजनीति है, वो राजनीति केवल ब्लैकमेलिंग पर थी। इन्होंने काम तो किया ही नहीं ना। अगर काम किया होता तो कम से कम जब ये रिलीज हुए होते तो जनता इनके पास जाती। काम तो इन्होंने किया नहीं, इन्होंने केवल झूठ का सहारा लिया। इन्होंने भारत के संविधान के बारे में, जो संविधान में जितनी भी बातें थी, उसको हटा करके वो सारी बातें करते थे। और ये शुरू जो है ना टोटल, वो हरदीप जी, वो शुरू 1947 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस साइन के बाद ये फ्रॉड इन्होंने शुरू किया, और तब से शुरू होकर के आज तक चला रहा है। किसी सरकार ने इसको, ब्लफ को एक्सपोज नहीं करने की कोशिश की। फाइनली नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 अगस्त को इस ब्लफ को खत्म कर दिया। और ये दोनों मिल जाए क्या, ये दोनों मिलकर के एक नई पार्टी बना ले और चुनाव लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर के वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अगर खराब करने की कोशिश करेंगे तो कानून अपना काम करेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मिल जाए या सारे मिल जाए। आज जनता इनके रियल चरित्र को और चेहरे को समझ चुकी है, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई भी पॉलिटिकल फोर्स भी बन पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां आज जिस प्रकार से डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है, अभी जस्ट आपने कहा 550 करोड़ की बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो नेशनल पार्टीज है उनका भविष्य ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू जो रीजनल पार्टी है। क्योंकि रीजनल पार्टी केवल झूठ बोल करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली में एक बात, कश्मीर वैली में एक बात। अब ये दोगली रणनीति अब नहीं चल सकती है भारत में। अब जो है ना, समय थोड़ा बदल गया है। जो सही है सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। और ये दिल्ली में कुछ बोल रहे हैं और कश्मीर वैली में, श्रीनगर में कुछ बोल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब जब दिल्ली में हो, मुंबई में हो, तो वो इंडिया के बॉलीवुड के गानों पे थिरकते हैं, इंडिया के जो बॉलीवुड के जो स्टार हैं उनके साथ नाचना चाहते हैं। लेकिन जब भी वो कश्मीर में जाते हैं तो वो आजादी का नारा, हमको और भी ऑटोनॉमी चाहिए। अरे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे हमारा अच्छा डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी इंडिया में है, तो किस ऑटोनॉमी की बात करते हो भाई? कौन सी ऑटोनॉमी है जो राजीव पांडे को, हरदीप जी को है, जो आपके पास नहीं है? हर वो संविधान में जो अधिकार जो मेरे और आपके पास है वो उनके पास भी है। और जितनी बातें इन्होंने की, इन्होंने बड़गलाने की कोशिश की है कि अरे आर्टिकल 370 हटने के बाद, 35 आने के बाद, हटने के बाद डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी भाई? डोमिसाइल एक्ट है, डोमिसाइल में इन्होंने जो सब स्टेट के पास जो प्रोटेक्शन है, इनके पास प्रोटेक्शन है। इसके बाद जो सबसे बड़ा फ्रॉड था, जो जब जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक स्टेट था, तो इन्होंने कहा कि ना तो हम एरिया को मानेंगे बेसिस,
ना हम पॉपुलेशन को मानेंगे, और डिलिमिटेशन के नाम पे फ्रॉड किया, इन्होंने 47 सीटें अपने लिए रख ली। देखिए, अत्याचार की एक हद होती है। तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 5 के नाम पर ये वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहा था, और अत्याचार में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर था। महिलाएं वहां खुश है ना, पुरुष तो बाहर जाके शादी कर ले, उन फॉरेनर से भी शादी करके आ ले, उसको अगले दिन पीआरसी। महिलाएं हिमाचल में शादी नहीं कर सकती क्योंकि उनके बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिला। तो महिला 50% दे आर वेरी हैप्पी। उनको लगा कि चलो हमें तो बंधन से मुक्त किया। शेड्यूल ट्राइब हैप्पी, शेड्यूल कास्ट हैप्पी, ओबीसी हैप्पी। तो दुखी कौन है? दुखी वही लोग हैं, एक तो जिनकी राजनीतिक जो है लुटिया डूब चुकी है, और दो लोग वो लोग जो इस नाम पे राजनीति करके पैसा कमाने का कार्य करते थे। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। और चूंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है, तो इसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन है, और उस इंटरनेशनल डायमेंशन के कारण ये आज तक अपनी नेतागिरी कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से आज की सरकार है, उन्होंने हेड ऑन लिया है, सब चीजों पर हेड ऑन है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं हरदीप जी, कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम पाकिस्तान से भी बेहतर रिश्ते करें। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने उनसे कई बार बात की, वो यहाँ पर आए भी जब स्वेरिंग सेरेमनी था। लेकिन जब लगा कि ये ऐसी दुम है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ हम पाकिस्तान नहीं करेंगे। चाइना के स्टैंड पर भी पूरी दुनिया कह रही है कि भारत ने बहुत बार कहा कि भाई बात करके इस मसले को खत्म करते हैं, और हम कभी एग्रेशन में बिलीव नहीं करते। लेकिन अब एग्रेशन जब उन्होंने कहा, तो चाइना में भी पहली बार हुआ कि जितनी उनकी आर्मी है, हम मिरर इमेज हमने क्रिएट किया। तो ये सब देखते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम को यह पता चल गया है कि अब बरगलाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए क्या है हरदीप जी, मैं बताऊं इनकी राजनीति कैसे चलती थी। महबूबा मुफ्ती ऑटोनॉमी का झंडा लेके बेवकूफ बनाने की कोशिश करती थी वहां की आवाम को। इनको 89-90 में लगा कि पाकिस्तान आकर के हमको लिबरेट करा देगा, पाकिस्तान खुद टूटने के कगार पे है। मेरे हिसाब से अगले डिकेड्स में पाकिस्तान एक कंट्री नहीं रहेगा, क्योंकि आधा तो चाइना के पास चला जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। ये परिस्थिति वहां की है। इनका बहुत ये था इन सारे नेताओं की कि पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान अगर है, तो उसका धौंस हम दिखाएंगे इंडिया को कि देखो पाकिस्तान हमारे साथ है, हम कर सकते हैं। इन दोनों विषयों के कारण, और जिस प्रकार से भारत की जो वैश्विक जो उपस्थिति है जिस प्रकार से मजबूत हुई है पूरी दुनिया में, जो हमारी साख बढ़ी है 2014 के बाद बहुत तेजी से। और कई लोग कहते हैं कि क्या साख बढ़ी, कहा जब आपके पास जब 71 में लड़ाई हुआ तो आपको यूएन में कितने वोट मिले थे, किसी कांग्रेसी से पूछ लीजिएगा। अगर वीटो का इस्तेमाल रसिया नहीं करता तो पूरी की पूरी जो नाटो थी वो हमारे दरवाजे पे खड़ी थी। आज क्या परिस्थिति है? चाइना के साथ एक क्लाइंट स्टेट है, दो क्लाइंट स्टेट है चाइना का, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है पाकिस्तान, जिसको उसने खरीद लिया है। आप देखिए किस प्रकार से भारत के डिसीजन के बाद लोगों ने चाइना के खिलाफ खड़े होना शुरू किया है। तो इन परिस्थितियों के कारण चाहे अब फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती कितनी भी ताकत लगा ले देश विरोधी काम करने में, जनता का, आवाम का उनको समर्थन नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। एक, जैसे मैंने आपको वैश्विक परिस्थिति बताई, पाकिस्तान की बात बताई, और भारत का जो जनमानस है ये पहले वाला जनमानस नहीं है सर। आपको मैं एक बात बता देता हूं, आज भारत के 1 इंच जमीन पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये 47 का भारत नहीं है कि आप भारत के 2 टुकड़े कर दीजिए और जनता मान लेगी। जनता नहीं मानेगी। ये पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को यह बात मानने को तैयार नहीं होगी कि आज आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें। जो कॉम्प्रोमाइज 47 में हुआ और हमारा इतना बड़ा लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, इतना बड़ा मतलब डिसरप्शन हुआ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में, तो क्या है ना, 4 कारण मैंने बताए। एक तो इंटरनेशनल सिचुएशन बदल गई है, पाकिस्तान खात्मे के कगार पे है, भुखमरी के कगार पे है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान भुखमरी के कगार पे खड़ा है। तीसरी बात, भारत का जनमानस आज कंप्लीटली सरकार के साथ है। मैं सरकार किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार के साथ है। सरकार अगर चीन के सामने खड़ी है तो आज देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है, इसलिए हम खड़े हैं। उसमें ये रोड़ा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब इनकी कोई ताकत बची नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये इवन
कश्मीर वैली में भी कोई पॉलिटिकल रिलेवेंस अपना क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। जनता में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, केओस क्रिएट करने के लिए, इसके साइंस में आपको कुछ साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। द वायर में बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं। अब वो कहते हैं कि चाइना के पक्ष में, कि चाइना किस तरीके से पीओजेके में गिलगित बल्तिस्तान में वो डेवलपमेंट कर रहा है, किस तरीके से वहां पे सुधींद्र कुलकर्णी लगातार एक सीरीज लिखते हैं। वो भाषा करीब करीब ऐसी है, ऐसा लगता है कि वो चीनी डिप्लोमेट की भाषा हो। वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान क्यों भारत का हिस्सा नहीं हो सकता, क्यों होना नहीं चाहिए, क्यों पाकिस्तान को उसको प्रोविंस बना लेना चाहिए। ये जो भाषा है, और इसका इशारा आपने भी किया कि कैसे द वायर के इंटरव्यू में ही वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं फारूक अब्दुल्ला। क्यों जो जो स्पेशल असिस्टेंट है, यानी जिसको एनएसए जो पाकिस्तान के पीएम पे कहा जा रहा है, वो ये कहते हैं कि भारत में बातचीत का, इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है भारत सरकार के खिलाफ या भारत के खिलाफ, वो किसी सर्टन मीडिया से ही ऐसी आवाजें आती हैं, और इसी तरह के बयानात लगातार देखे जा रहे हैं। और जो नेक्सस कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ मीडिया सेक्शन, कश्मीर में कश्मीरी नेता अब्दुल्ला परिवार, और चीन और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तो है ही। क्या इससे लोगों को भले ही वो बरगला ना पाए, लेकिन केओस क्रिएट करना, प्रोपेगेंडा की कोशिश, ये तो तरह कर ही देंगे वो। हरदीप जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि वायर में ही वो अखबार छपता है, और सुधींद्र कुलकर्णी जी ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। देखिए, सुधींद्र कुलकर्णी जी एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, ऐसी मेरी और एक बात मैं बताता हूँ, चाहे वो कोई भी मीडिया पोर्टल हो या चैनल हो, अगर वो देश विरोधी काम में लगेंगे ना, तो सबका नंबर आएगा। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरा नंबर भी आएगा। सुधींद्र कुलकर्णी जी ने आर्टिकल लिखा, इसके लिए मैं आपको और आपके जेके नाउ को मैं करोड़ों धन्यवाद कहता हूं कि जिस प्रकार से जेके नाउ ने पॉइंट वाइज, मैं दर्शकों को कहूंगा कि आप जेके नाउ का जो गिलगित बल्तिस्तान पे जो हमारा रेस्पॉन्स था, जो आपका रेस्पॉन्स था, उसको लोग पढ़े। कितना बड़ा झूठ फैलाने की कोशिश की सुधींद्र कुलकर्णी ने, और उस पोर्टल ने जिसने उनको ये जगह दिया। क्या वो देश में कह सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान पे महाराजा धीराज, हमारे जो हरि सिंह जी था, उनका राज्य नहीं था क्या? क्या हमारे जो सारे लोग, जो हमारा लाहौर से जो सत्ता चलती थी, वो तिब्बत तक नहीं थी क्या? तो जो ये कर रहे हैं ना, ये देश विरोधी गतिविधि। देखिए, हम लोग बहुत सुसंस्कृत लोग हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में है। ये बात सुधींद्र कुलकर्णी चाइना में रह करके नहीं कर सकते थे। उनको फांसी की सजा होती कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा नहीं है, लेकिन हम डेमोक्रेसी है, वी बिलीव। चलिए, आप बोलते रहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आप भौंकते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश की जनता समझ रही है। तो पहले तो मैं ये बताना चाह रहा था। दूसरी बात, आपने कहा कि वो एजेंडा चला रहे हैं, कि इस प्रोपेगेंडा का क्या असर हुआ है। इस प्रोपेगेंडा का एक असर हुआ है, मैं बहुत खुश हूं इस प्रोपेगेंडा से, करने दीजिए उनको प्रोपेगेंडा। आज जो चाइना है ना, उसका एक था सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो गिलगित बल्तिस्तान से, जो हमारा हिस्सा है, उससे गुजरती थी। पूरी दुनिया को इसके बारे में कुछ पड़ी नहीं थी। थैंक्स टू सुधींद्र कुलकर्णी जी, वायर, चाइना, क्या आज पूरी दुनिया को पता चल गया है कि सीपीईसी में नहीं जाना, क्योंकि भारत के हिस्से से चाइना बिना भारत के परमिशन से वहां पर एक रोड बना रही है। वो हमारा हिस्सा है, हम कभी भी जा सकते हैं वहां, हमारी मर्जी है भाई। चाइना ने तो कभी कहा ही नहीं ना कि गिलगित बल्तिस्तान उनका है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें अभी अमेंडमेंट की बात हुई है, या उन्होंने कुछ किया भी है कि उनको प्रोविंस बना रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को, कल तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी, जो अमेंडमेंट से पहले, गिलगित बल्तिस्तान उसका हिस्सा नहीं था। तो भाई, चाइना किससे पूछ करके वहां सीपीईसी का रोड बना रहा है? ये जो आज जो भी कुछ हो रहा है जब चाइना बॉर्डर पे, उसके पीछे का जो कारण है ना, वो केवल और केवल सीपीईसी है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर। $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है चाइना का। एक तरफ वो भारत के हिस्से से जा रहा है बिना भारत के परमिशन से, और दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान के हिस्से से, जो हर दिन जो बलूची, जो जिन पर अत्याचार करती है पाकिस्तान की जो सुन्नी पंजाबी आर्मी है, उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। चाइना के लिए वो सबसे बड़ा झटका है जब भारत ने कहा कि हम आपके सीपीसी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे।
उन्होंने बड़ी कोशिश की। आपने शायद याद होगा आपको कि जब उन्होंने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का जब उन्होंने पोस्टर लगाया तो उन्होंने अरुणाचल को भारत का हिस्सा दिखाया। जब इंडिया नहीं गई तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो एक बात आप जान लीजिए, सुधींद्र कुलकर्णी जैसे व्यक्तियों पर हमको एक सेकंड भी खर्चा नहीं करना चाहिए। आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने उसका काउंटर छाप दिया, मीडिया में लोगों तक पहुंच गया कि कैसे है कि लोगों को जानना चाहिए। लेकिन सीपीईसी का जो विषय है, जो भारत की जनता के हर व्यक्ति में जिस प्रकार से आर्टिकल 35 कैपिटल ए पर जनता के बीच तक गई बात, सीपीईसी के बारे में भारत के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि चाइना ने जो वहां रोड बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भारत के हिस्से से गुजरता है। भारत की संप्रभुता वहां होनी चाहिए। और जब आपको याद होगा कि किस प्रकार से हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि वो हमारा है और भारत का बच्चा बच्चा उसके लिए शहीद होने को तैयार है। अगर जब हम ये कहें कि दुनिया हमारी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करेगी, दुनिया कभी भी कोई कमजोर व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं करता। देखिए, हमको भारत ने क्लियरली कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी जमीन है उस जमीन पर अगर आप रोड बनाते हैं तो एट योर ओन कॉस्ट एंड पेरिल। और जो आज जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे वो बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आता, एक और बात है, अगर आप समय दें तो मैं 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूं। अब बहुत सारे चैनल ने और वेब पोर्टल ने कहा कि ये जो चाइना डिस्प्यूट खड़ा हुआ है और पाकिस्तान जिस तरीके से एग्रेसिव है, वैसे एग्रेसिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो डिवीजन हुआ और हमने पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान और चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख की बात की, इसके कारण से चाइना नाराज है। अरे नाराज है तो रहे ना, जो सही बात है वो हम करेंगे ना। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों पे मुझे शर्म आती है कि ये लोग ये क्यों लिखते हैं कि भारत के भीतर हमारे एरिया में हमने कई बार स्टेट, जब महाराष्ट्र और गुजरात से अलग हुआ स्टेट बना, बिहार से झारखंड बना, यूपी से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे देश के भीतर हम कोई रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं किसी भी आधार पर, यह हमारा राइट्स है। इसको जोड़ना, देखिए इस देश में 2 प्रकार के वर्ग पैदा हो गए हैं, जिसमें ये जो वर्ग है ना, वो सरकार के विरोध करते करते देश के विरोध तक पहुंच गए। और ये मसला जो है, ये सरकार के विरोध करते करते, सरकार का विरोध करिए, हमारी डेमोक्रेसी में है। प्रधानमंत्री के बारे में डेली लोग कुछ बोलते हैं, अच्छा है बोलते रहे, और वो 282 से 303, अगली बार 353, भगवान करे उनकी लंबी आयु हो, फिर 403, ऐसा चलेगा। लेकिन आप देश के विरोध में तो बात मत करिए। जो सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, या जो लोग ऐसे आर्टिकल लिखते हैं कि चूंकि लद्दाख अलग बना दिया इसलिए चाइना नाराज है, ये सबको मैं एक ही श्रेणी में रखता हूं कि ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और इनको सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल सर, सरकार की नजर जरूर होगी, सुरक्षा एजेंसी की नजर जरूर होगी अगर इस तरह की कार्रवाई में लिप्त होते हैं। आपने कहा कि सबका नंबर आएगा। लोकतंत्र है, कहने की आजादी सबको है, लेकिन अगर इस तरह के बयान आए तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और यकीनन सरकार जरूर ये काम देख रही होगी। चीन का जो मसला है वो भी सरकार देख ही रही है और जनता भी देख रही है कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किस मजबूती से खड़ा है। बहरहाल आगे जिस तरह का डेवलपमेंट होगा जम्मू कश्मीर की राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, हम आपके विश्लेषण के लिए फिर से आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।